हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, कल आरआरबी की तरफ से दो इम्पॉर्टेंट नोटिस आती है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस तो आपकी डीवी से रिलेटेड है और वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। बेंगलुरु जोन के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर कुछ नोटिस में बताया गया है। क्या है चीज़ें वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दूसरी नोटिस क्या आई है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि वो नोटिस जो है आपका, जैसे कि कोई भी रिक्रूटमेंट चल रही है और उसको आप अगर कोर्ट में ले जाते हो उसके रिगार्डिंग है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। अभी ग्रेजुएट का डीवी चल रहा है, आप सभी को पता है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट के होंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में भी भोपाल जोन का डीवी का डेट आउट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेट को लेकर। अब आप सभी को पता है कि ये रिक्रूटमेंट हमारा 2024 का है, 24 के रिक्रूटमेंट है तो, और हो रहा है आपका 2026 में। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या नोटिस निकल कर आया है उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि देखो नोटिस में होता कुछ है, लोग कुछ और बता देते हैं, तो जिससे कि आप लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में आपको ना तो फ्रस्ट्रेट होना है ना पैनिक होना है, बहुत ध्यान से चीज़ें समझना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कल की नोटिस। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एडवाइस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, अब क्या एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पर? एडवाइस फॉलोइंग आर फ्यू डिफेक्ट्स बिंग नोटिस इन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पर नोटिस किए गए हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था बेंगलुरु में ग्रेजुएट वाले का। क्या था? फोटो इज नॉट पेस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट। आप सभी को पता है कि जब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो साइड में जो आपका लेफ्ट बॉटम जो है उधर आपका फ़ोटो होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोटो पेस्ट नहीं था। दूसरा इन्होंने बताया फ़ोटो पेस्टेड, किसी का फ़ोटो पेस्टेड था बट नॉट असिस्टेड ऑन दी सर्टिफिकेट। फ़ोटो जो है पेस्ट था, बट कुछ कैंडिडेट का ऐसा था कि वहाँ पे फ़ोटो नहीं था। कुछ कैंडिडेट का ऐसा था कि फ़ोटो था बट वो अटेस्टेड नहीं था। किससे अटेस्टेड नहीं था? तो यहाँ पे फ़ोटो अटेस्टेड बाई द अथॉरिटी अदर देन तहसीलदार। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा है कास्ट नेम इज नॉट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। अब आपका कौन सा कास्ट है वो मेंशन नहीं था सर्टिफिकेट में। ये सारे जो हैं यहाँ पर पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जो कि इन्होंने डीवी किया उस टाइम इनको लगा सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें मिसिंग है। सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे तो परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय डीओपीटी फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस। थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा है देयर फोर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड डिफेक्ट फ्री, मतलब वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू अवॉइड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि आपको क्या करना है कि वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, जो इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी डाउट होता है, इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस से उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया बट उनका सिलेक्शन यूआर से हो जाता है। तो अगर आप ऐसे में, जैसे कि यूआर से आप सिलेक्ट हो चुके हो और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि आपकी कैंडिडेचर को नहीं कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन के कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा रहा है, देन आपके यूआर में काउंट किए जाएंगे। ये जो जिसका भी प्रॉब्लम था उसको मैंने कवर कर दिया। ये कल की ही नोटिस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी इन्होंने लिख दिया है कि फोटो का सत्यापन तहसीलदार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया है। आपको फोटो पे अटेस्टेड जो करवाना है वो तहसीलदार से ही कराना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर परफॉर्मा की बात करोगे तो ये है, ये परफॉर्मा है। ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकानी होती है। अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ग्रुप में भी हैं जिनका कहना है कि हमारा क्यूआर कोड जो, क्योंकि देखो ये स्टेट वाइज बनता है, हर एक स्टेट का अलग है, बिहार का अलग बनता है, यूपी का अलग बनता है। तो यहाँ पे
उनके स्टेट में क्या किया गया है कि क्यूआर कोड को लगाया गया है, ठीक है। अब क्यूआर कोड को लगाया गया है तो उनका फोटो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्यूआर कोड लगाना, सॉरी, ये फोटो लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको तहसीलदार से अटेस्टेड कराना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा गया है श्री जो भी हो XYZ बिलोंग्स टू दी डैश कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, ठीक है। आपका कौन सा कास्ट है यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉइंट आपको यहाँ पे मैटर करता है। और रही बात फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। तो इसका जो है 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम का ही आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका अगर बहुत सारे बच्चे का ये है कि यहाँ पर क्या है कि क्यूआर कोड है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का डीवी अभी होना बाकी है, ठीक है। अब देखो जिसका नहीं है यहाँ पर क्यूआर कोड है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको करना क्या है कि आपको रिसेंट फोटो इस पे जहाँ पे भी आपका क्यूआर कोड है वहाँ पे आपको चिपकाना है, ठीक है। चिपकाने के बाद आपको जो साइन करवाना है वो जाके आपके तहसीलदार से साइन करवाना है, बस आपका सर्टिफिकेट हो गया रेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपका ये वैलिड नहीं होगा। इसमें जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो यही है कि फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए, उस पर तहसीलदार का साइन होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके कास्ट जो है वो मेंशन होने चाहिए। बस इन्हीं 3 बातों को आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ एक तो आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर है ही। तो इसके बाद आपके कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्यूमेंट, EWS के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि एक और नोटिस जो आया है उसके रिगार्डिंग। अब एक नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो रेलवे बोर्ड ने भर्ती प्रक्रियाओं के खिलाफ दायर किए जाने वाले निराधार एवं अनावश्यक मामलों को पर सख्ती दिखाते हुए नई नीति जारी की है। इन्होंने नया इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है, रूल लाए हैं। जैसे कि होता क्या है कि कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, किसी को भी लगता है कि रिक्रूटमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो वो इसके ऊपर कोर्ट में चले जाते हैं केस को लेकर। जैसे कि हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा ग्रुप डी का केस गया था, ठीक है। इससे पहले RPF वाला गया था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि नया रूल लाया है। अब भर्ती अधिसूचना, परीक्षा परिणाम या पैनल के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को कोर्ट या ट्रिब्यूनल में एक लिखित अंडरटेकिंग, यानी कि आपको अंडरटेकिंग देना होगा। यदि याचिका खारिज हो जाती है, अगर आपने केस फाइल किया और वो केस डिसमिस हो जाता है तो वापस ले ली जाती है, खारिज हो जाती है या वापस ले ली जाती है, या याचिकाकर्ता के विरुद्ध फैसला आता है, ठीक है, या आपके अगेंस्ट में फैसला आता है तो उस पर लागत, कॉस्ट, मुआवजा, ठीक है, कंपनसेशन एवं जुर्माना, पेनल्टी लगाया जा सकता है। मतलब आप समझो कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि आपने केस किया, आपको लगा कि रिक्रूटमेंट में कुछ प्रोसेस में चीज़ें गलती हुई हैं, सही नहीं हुआ है, तो आपने केस कर दिया, ठीक है। अब आपने केस किया, कोर्ट गए तो कोर्ट में क्या हुआ, वो केस अगर डिसमिस हो गया, ठीक है, डिसमिस हो गया तो भी, या आपको लगा कि नहीं केस को वापस ले लेना चाहिए, वापस ले लिए तो भी, या आपने केस को लड़ा, ठीक है, लेकिन जजमेंट आपके अगेंस्ट चला गया, आप जीत नहीं पाए, आपके फेवर में नहीं आया, तो ऐसे केस में रेलवे जो है आप पे मुआवजा, कंपनसेशन या पेनल्टी लगा सकती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। अब ये चीज़ें आप समझो कि इससे ये चीज़ें बताई जा रही है कि आप जो है इसके ऊपर केस नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमारी जो कमीशन है वही जीत पाती है, और वो जीतती है तो फिर आपको ये पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो एक तो केस करोगे आप इतने पैसे खर्च करके, उसके बाद भी पेनल्टी लगेगी। दूसरी चीज़, रेलवे प्रशासन भर्ती में हुई देरी और अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उस राशि की वसूल कर सकेगा, ठीक है। अब उसके कारण ये कह रहे हैं कि केस के कारण जो भर्ती प्रक्रिया डिले होगा, ठीक है, और अतिरिक्त जो खर्च होगा उसकी भरपाई हम वही पेनल्टी से करेंगे। इस कदम का उद्देश्य भर्ती
प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को रोकना तथा लाखों वास्तविक अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ये कह रहे हैं कि इससे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट होगा। अब चीज़ें जो हैं फास्ट क्या ही होगा, 2024 का रिक्रूटमेंट है, 2026 में अभी चल रहा है, वो भी सिर्फ 2-3 पोस्ट की आए हैं। अगर ग्रेजुएट की बात करें तो नॉन टाइपिंग में कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 है, 4, 5 तो आया ही नहीं है। उसके डीवी होंगे, फिर उसका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। खैर इन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि अगर आप कोर्ट ले जाते हो और वहाँ पे अगर आप हारते हो, ठीक है, या केस डिसमिस होता है तो पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, और ये क्लियरली इन्होंने रूल में ला दिया है। तो अब आप सभी को जो है केस जो है वो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज पेनल्टी लग भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है लगाया जा सकता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट थे आप सभी के लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।